सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। खबर यह है कि नून लीग ने आर्मी एक्ट में तरमीम के मामले पर हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। ये फैसला वज़ीर दिफा परवेज खटक की सरबराही में सेनेट के कायदे ऐवान शिबली फराज और वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर आजम सवाती पर मुश्तमिल हुकूमती वक्त से मुलाकात के बाद सामने आया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी सलामती के इस अहम मामले पर उम्मीद अफजा खबरें मिल रही हैं। बिलावल भुट्टो ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट किया कि हुकूमती वफ्द इनसे मुलाकात के लिए पहुंच चुका है और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वह जमहूरी अमल के लिए मुस्बत अंदाज से कानून साजी का हिस्सा बनेंगी। हुकूमत पर उम्मीद है कि आज मुशावरत का अमल मुकम्मल करके कल तक यह मामला पार्लियामान में पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद आर्मी एक्ट में तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। लग यूं रहा है कि जैसे हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान जिसे हम कह रहे थे ये आसान साबित हुआ है। दलील ये दी जा रही है कि अपोजिशन भी इस आम मामले पर हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने साथ चलने को तैयार नहीं, क्योंकि पंजाब असेंबली में पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की बढ़ती गिनती 20 तक जा पहुंची है और खतरे की बात यह है कि पंजाब में बुजदार हुकूमत इसी 20 की अददी बरतरी के सहारे कायम है। पीटीआई के नाराज अरकान असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इन्हें कैसे मनाना है, देखिए हुकूमत इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाती है। सियासत के इन्हीं आसान और मुश्किल बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आज कुछ आम शख्सियात के अहम बयानात क्या रहे। पार्लियामेंट के पास अहम कौमी मसले पे रुजू किया गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपोजिशन की तमाम जमातें जो मुहिब वतन भी हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती की वो भी उतनी ही जामन है और हम इंशाल्लाह कंसेंसस से अपने उस अहम कौमी इशू को भी सेटल करेंगे और पार्लियामेंट इस हवाले से कलीदी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि आर्मी एक्ट की जो तरामीम हैं उनके ऊपर गैर मशरूत जो है वो तावन किया जाए और आर्मी को एक अदारे के तौर पे और आर्मी चीफ के ऑफिस को जो है वो मुतनाज़ ना बनाया जाए। तो पार्टी का जो फैसला है, मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हूँ और तमाम लोग जो हमारे अहदेदार हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, वो पार्टी के फैसले। तो जनाब ये अफवाह तफहीम नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। कल के प्रोग्राम में हमने इस तरफ इशारा भी दिया था, पीपल्स पार्टी भी साथ चलने को तैयार है। ये अलग बात है कि अभी देखिए कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, मैं देख रहा था कि उस सक्खर में एक इमारत गिर गई है और 2 अफराद उसमें ज़ख्मी हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो बिलावल जब जमहूरी कहते हैं कि जी जमहूरी अमल आना चाहिए, हमें उसको भी देखना है, तो कानून साजी करने के लिए तैयार है आर्मी एक्ट पर, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस तरफ भी तवज्जो थोड़ी दिया करें, जमहूरी अमल का ये भी हिस्सा है। मैं अभी पता नहीं है कि क्या वजह थी, लेकिन बाजार ये नहीं पता है कि वहाँ पर बिल्डिंग की खिलाफ वर्जी हुई होगी, मखदूश इमारत होगी, कोई पूरे सिंध में यही हाल है। बहरहाल असद खरल साहब, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि कौमी सलामती का मामला है। जिस तरह भारत का मैं देख रहा हूँ, वहाँ उसके आर्मी चीफ नए बने अभी और उनका तुरा इम्तियाज़ ये है कि वो मकबूजा कश्मीर में पढ़ रहा था उनके बारे में कि वहाँ उन्होंने कुछ अरसा सर्व किया, तो वो निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म ढाना उनको बड़े अच्छे तरीके से है। तो उनकी भी भड़कें चल रही हैं। फिर वो कह रहे हैं जी हम किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। तो उस माहौल में बड़ा ज़रूरी था कि जल्द अज जल्द इस पर कानून साजी हो जाती है और लग रहा है कि इंशाल्लाह मामला बड़े अच्छे तरीके से ये निपटेगा और फिर लोगों का एतमाद भी होगा कि वाकई हमारे जो पार्लियामेंट में मौजूद, जिनको हम नुमाइंदे कहते हैं, अरबों रुपया लगता है इन इलेक्शंस पर, अरबों खरबों रुपया, और फिर वो लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, तो ये कोई काम कर भी सकते हैं। देखिए उसामा साहब, पहले भी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अभी कल ही जब ये बात आई तो मैंने कहा कि ये आराम से मामला हल हो जाए और ये भी मैंने कहा था कि आर्मी एक्ट जो है उसके लिए ये तब्दीली काफ़ी है, आइनी तरमीम की ज़रूरत है और उसके लिए हुकूमत के पास सादा अक्सरियत है कौमी असम्बली में और सेनेट का जादू आपने देख लिया कि अपोजिशन की अक्सरियत किस तरह अकलियत में बदली। तो दूसरी कल जिस तरह मैंने बात की कि ये वो मामला है जिस पे पीटीए के साथ साथ जो बाकी अपोजिशन जमातें हैं वो भी इस पे तैयार होंगे। तीसरी इसमें बात मैंने ये कही थी कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर जो है, हर आने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको मज़ीद एक एम्पावर किया गया, पार्लियामेंट को
एक और ताकत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एडमिट किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाल पार्लियामेंट के पास ही भेजी। सही। अच्छा, फिर ये है कि एक आर्मी चीफ जो है, जो मौजूदा आर्मी चीफ की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उस अवाम की जो आर्मी चीफ की तकर्री या तोसी के हवाले से जो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था, और उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो बाउंड है वो जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। सही। दो अवाम थे, एक तो ये था कि जो सर्विसेज चीफ हैं उसके हवाले से कोई यानी टाइम पीरियड नहीं था, 3-4 साल, 2 साल, 3 साल। एक रवायत बन गई थी कि 3 साल जो है ना, उसको समझा जाता है कि 3 साल एक उनका पीरियड है। और उसके बाद आपने देखा कि जनरल कियानी साहब की एक्सटेंशन भी हुई। अब मामला यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद मज़ीद जब आसिफ जरदारी साहब थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने मज़ीद जो पावर्स थी 58(2)B की और इस तरह की, वो उन्होंने पार्लियामेंट को दे दी और सिंबॉलिक बिल्कुल ऑफिस रह गया प्रेसिडेंसी का। अब मामला ये है कि इसके बावजूद वो चीज़ अवाम जो था, जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया या जो पिटिशनर ने जो वापस हो गई दरखास्त, वो उसमें एम्बिग्यूटी थी। हाँ जी, वो अब मामला ये है, एक तो इसमें तोसीका आ गया, सही है। दूसरा ये है कि तीनों सर्विसेज चीफ, हाँ जी, हाँ जी, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आने वाला जो भी होंगे मौजूदा और जो भी आने वाले, वो ना सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जी उसकी जो एक्सटेंशन कर सकता है, बल्कि वो फजाइया और बहरिया के सरबराह जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी एक्सटेंशन भी कर सकता है। ये एक और ज्यादा इंपावर किया गया। अच्छा, बाबर डोगर साहब, हालात के हिसाब से इसी खबर पर बाबर डोगर साहब, ये आपकी भी खबर यही थी, आप भी यही कह रहे थे खुश उसलूबी से मामला हल हो जाएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट इस चीज़ को करना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती सोशल मीडिया पर फिर क्यों तंज और अजीबोगरीब फिर माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। कहीं तो क्या चाहते हैं कि ये लोग हर चीज़ पर लड़ते रहें, उनको खुशी मिलती है इससे, पूरी कौम देखती है, इससे कॉन्फिडेंस बनता है, पार्लिमानी सियासत पर लोगों का कॉन्फिडेंस बनता है कि किसी चीज़ पर कोई मिलकर कानून साजी हो रही है। आखिर उसामा साहब, अगर आप देखें कि जो पहली दफ़ा देख रहा हूँ 1 साल के दौरान जब से ये गवर्नमेंट आई है कि ये मिनिस्टर जो हैं वो भी सेंसिबली प्ले कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी सेंसिबल हैं। वो जो एक था ना कि जनाब अपोजिशन करप्ट है, सारे करप्ट हैं, जब असम्बली में आते थे तो करप्शन का वावेला मचाना शुरू कर देते थे। हालांकि बहुत सारे खोटे थे कि कैबिनेट के अंदर भी हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इस दफ़ा वो बड़ा सेंसिबल गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मुहतात है, बड़ा सेंसिबली खेल रही है। अपोजिशन जो है ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, उस पर अल्टीमेटली कोर्ट जो है उन्होंने पार्लियामेंट को ये की तरफ ही देखा है। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है कि पार्लियामेंट फैसला करे कि एक्सटेंशन चाहिए या नहीं चाहिए, और एक्सटेंशन के हवाले से रूल्स को फ्रेम करे आर्मी एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन में। अल्टीमेटली मुझे नज़र आ रहा है कि इस सेंसिटिव इशू पर एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है, नून लीग और हुकूमत के दरमियान हो गया है। फिर पार्टी आप देखेंगे कल वो भी इस बिल को वोट डालेगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कल एक कंसेंसस के साथ ये बिल पास होगा, पार्लियामेंट से भी और फिर ये सेनेट से भी कंसेंसस के साथ पास होगा। आप जब कह रहे हैं, बिलावल ने ट्वीट भी कर दिया इस बिल के हवाले से, उन्होंने मतलब ओवरऑल यही कहा है कि उनकी तरफ से है कि इस पर मुस्बत तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। उसामा साहब, अच्छी बात है कि कौमी सलामती के अदारे हैं, उनके हेड्स की अपॉइंटमेंट है, उनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो, अफगान इशू हो, उस पर भी वो देखे कि जिस तरह से उन्होंने अपना रोल प्ले किया है अफगानिस्तान के अंदर, फिर कश्मीर के हवाले से बॉर्डर पे जो टेंशन है, जो इस सारे अगर सिनेरियो को देखें तो कोई इशू नहीं है कि अगर आप आर्मी चीफ के टेन्योर में मुद्दत में इजाफा करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक पॉलिसीज को तसलसल देते हैं, तो बहल इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि पार्लियामेंट जो है उसने बड़ा सेंसिबली प्ले किया, पोलिटिकल पार्टीज उसी के पास और गवर्नमेंट दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सेंसिबली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इसको, और बड़े अच्छे तरीके से ये जो बिल है, जो लेजिस्लेशन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन बड़ा अच्छे अंदाज में ये जो बिल है असेंबली के अंदर गया है और कल बड़े अच्छे अंदाज में इसको अप्रूव किया जाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब का मामला फिर से खबरों में है, और एक केस में तो उनको जमानत पर रिहाई मिली, वो केस खत्म नहीं हुआ, जो ड्रग्स का केस है, हेरोइन का केस है, लेकिन साथ ही आमदन से जायद असासों का केस भी शुरू हो गया। नैब ने उनको बुलाया, 14 सवालात उनको थमाए,
और राना सनाउल्लाह साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प है जो आप सुने। उनसे ये भी पूछ लिया गया कि आपको बाहर से जो पैसे आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, बाहर से डॉलर्स और गैर मुल्की करेंसी कैसे आ रही है, ये भी उन सवाल शामिल है। और आपके करीबी रिश्तेदारों के नाम पर इतनी जायदादें किस तरह से हैं, ये भी सवाल उनसे पूछा गया है। लेकिन उनका जवाब बड़ा जबरदस्त है, ये जरा गौर करना आपने। साबिक सूबाई वज़ीर कानून है राना सनाउल्लाह साहब, उनसे आमदन से एहसासों की तहकीकात के हवाले से सवाल पूछा गया तो मीडिया में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा जी इन तहकीकात में भी कुछ साबित नहीं होगा। अब ये नहीं कह रहे कि मैं बेकसूर हूं या कुछ, तो घरल साहब वो कह रहे हैं कुछ साबित नहीं होगा। वो कह रहे हैं पहले भी कुछ साबित नहीं हुआ, जिस तरह से पहले मेरे ऊपर ये ड्रग्स का केस बनाया गया उसमें कुछ साबित नहीं हो सका, और वो कह रहे हैं कि इस केस में भी कुछ साबित नहीं हो सकेगा। अब ये दिलचस्प बात नहीं है कि कहते मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं साबित कुछ नहीं होगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सनाउल्लाह साहब एक तजर्बेकार खिलाड़ी हैं और वो वकील भी हैं। आपको शायद ये भूल रहे हैं। सर मॉल्टोन में कुछ साबित हो सका है? मॉल्टोन साने में अब मामला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब बिला शिरकते गहरे पंजाब के अंदर 10 साल तक तकरीबन उन्होंने हुक्मरानी की है, और साना माल्टोन के हवाले से जो उनको एक साइड लाइन किया गया था कुछ देर के लिए, उस वक्त भी डिफेक्टो वज़ीर कानून वही थे। और अगर वाकई ही उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की हुक्म अदुली की, तोकीर शाह ने हुक्म अदुली की, तो क्या राना सनाउल्लाह साहब को दोबारा लाया जाता और वो ब्लू वाइट बनते? कि यानी एक जिन्होंने जिनकी वजह से नून लीग के ऊपर इतना बड़ा एक मामला आया, ये साना माल्टोन जो है वकूफ़ पजीर हुआ। और अगर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह वो इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो डिसंगेज का हुक्म दिया था, तो ये सारी जो शहादतें हुई और जिस तरीके से गोलियां मारी गई, राना सनाउल्लाह साहब जो बात कह रहे हैं, बात आपने सही बरीक नुक्ता पकड़ा है कि पहले केस में उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, या मेरा मनशियात फरोशी से या मनशियात फरोशों की सरपरस्ती से या उनके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पाक आप पे पकड़ कर कहा है उसमें कहा है बेकसूर हूं, और अगर और या उन्होंने कहा कि मैं बेकसूर हूं या अल्लाह का इल्जाम मुझ पर हो या जिसने इल्जाम लगाया उस पर हो, तो आप ये इस बार उन्होंने जो मीडिया से बात की ना बाबर साहब, उसमें बयान ये के बाद मंशियात वाले इशू पे वो बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है। आप थोड़ा सा अच्छा खैर साहब अगर इजाजत है मैं एक दफा बाबर साहब से इसी बारे में पूछ लूं। दूसरा जो मामला है नैब के मामले में, नैब के मामले में बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये साबित करना जो है ना राना सनाउल्लाह के साथ खिलाफ, और जो प्रोसिक्यूशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इदारों की कमजोरियां हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने वाकई वकील भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, तो जायदादें बना ली हों, तो उसका सबूत दे देना आपको कि भाई ये दो दे देंगे। उसमें बाबर साहब इसमें भी बेकसूर है, ड्रग केस में तो आपको लगता है कि जी चले वो बेकसूर थे या कमजोर केस था, एक्सपर्ट है। आप मुझे बताएं राना साहब इस पे बिल्कुल या तो आप सबूत दें ना कि आपके पास क्या सबूत है। मैं अरबों रुपए की जायदादों के सबूत, अभी तो वो भी साबित नहीं हुआ। सर अब मेरा अपनी ऑर्डिनेंस के बाद अब मेरे ऊपर नैब ने साबित करना है। अब नैब ने नहीं साबित करना, अब ये नहीं है पहले था जिस पर इल्जाम लगाया, देखा जाएगा ना। अभी तो बदला सर ऑर्डिनेंस आनी है, नैब ऑर्डिनेंस के बाद तो अब है कि नैब ने साबित करना है, कि नैब ने साबित करना है। वो तब होगा वो विद इफेक्ट फ्रॉम राना सनाउल्लाह साहब की इंक्वायरी पहले से चल रही है। अच्छा पहली बात ये है कि जो ड्रग वाला इशू था, मगर एक बंदा खुद अगर कुरान पाक साहब आपने कह दिया सर ये रिवायत खत्म हो गई, अदालतों में थी, मानना चाहिए कि जनाब अगर ये मैंने मंशियात का बिजनेस किया तो अल्लाह का कहर मुझ पर हो या जिसने आगे चलते हैं ना। मैं उनसे सवाल कहना चाहिए, मानना चाहिए। राना साहब आपके पास जो टीटियां पैसे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन, सर नैब ने उनसे जो सवालात पूछे हैं वो बड़े जनरलाइज किस्म के हैं, बड़े पर्टिकुलर नहीं है। नैब सारा कुछ उनको जिस तरह से शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम या आसिफ अली जरदारी के हवाले से सवालात किए गए थे, वो बड़े पर्टिकुलर थे कि ये बंदा है, इसने टीटी लगवाई, ये टीटी यहाँ गई, यहाँ से फिर ये दोबारा ऐसे आई, ये बैंक था, इसमें सारे बड़े जनरलाइज किस्म के सवालात किए गए। बल उन्होंने कहा मैं सबका जवाब जमा करवाऊंगा, उन्होंने टाइम मांगा है, वो टाइम लेके गए हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कहीं करप्शन की हो, दो नंबरियां भी आई है। राना सनाउल्लाह साहब की ANF ने और नैब के अंदर भी मौजूद है, ऑलमोस्ट 42 के करीब असासे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं,
उनकी फैमिली, उनके अजीजों कारब, उनके अब नाम उसमें 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 अब मामला देखने ये वाली है- चीज ये है कि उन्होंने डिक्लेयर कितनी की हुई है और इसमें अनडिक्लेयर्ड कितनी है, तो बेनामी यही की दो कितनी जमा है तो चार है, ये और तो उनके मुझे अपने पूछेगा नाम उसामा कितनी है। साहब, तो हम कहेंगे ये हमारे ये हमारे एसेट्स हैं। इसके लिए तो आप उनका जवाब तो राना आने देना, सनाउल्लाह साहब या उनका जवाब तो आने देना। इतने एक्सपर्ट है माशाल्लाह, फिल्मदी जुगतबाजी में, जुमलेबाजी में, जवाबल जवाब में, वकील भी हैं माशाल्लाह, मिनिस्टर भी रहे हैं, अपोजिशन को और हुकूमत को टेक ऑन करना भी उनको आता है। अब नैब के सामने जाके वो जवाब के लिए टाइम मांगे। बाबर साहब ये भी तो है कि तो खुद वजीर वो कानून लीगल- रहे हैं, उनका कानूनी सारे हक है लोग ना, उनके नए- नीचे नए थे, टाइम सारे पे- महकमे उनके अंडर थे, चाहे वो पंजाब के जितने भी कानून नाफिज करने में इदारे हों, चाहे एंटी करप्शन का महकमा हो पंजाब का, तो उनको तो ये पता होगा कैसे चीजें किधर किधर मैनेज करनी है। वकील वो खुद, प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम अब उनका अगर अपना, डॉक्टर साहब आप कहें तो इतने इसलिए भी तो मसूम मुश्किल नैब होगी के ना। कि सारी चीजें उनके सामने रख दें। आपने देखा शुरू में शहबाज शरीफ और हमजा जो वहां पे मरियम जाते थे, हुसैन नवाज जाते सर, थे, मैं- तो वो मेरी कह रहे बात जेएटी को हम साहब, नॉकआउट खैर करके साहब, आ गए, एक नैब चीज- को एक नॉकआउट चीज- करके एक आ गए। चीज- बाद में एक नैब चीज ने मैं टीटीयू की क्लियर ट्रेन कर दूं। निकाली। एक चीज मैं क्लियर कर अभी दूं, वो सिर्फ उनसे- जहां तक मंशियात का इशू था ना, तो चले, वो तो मैं मानने को भैया, तैयार नैब नहीं का था। डिस्कशन जहां है, तक खुदा ये के लिए प्रॉपर्टी मंशियात का का ताल्लुक है ना, स्टेटमेंट आ रही है ये जवाब राना सना नहीं देना है। ठीक है। और नैब जो है, मैंने कोशिश की कि नैब के पास जो तफसीलात है वो मुझे मिले, बल अभी वो तफसीलात शेयर करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब आपका इन्वेस्टिगेशन का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं आप, यानी मुलजम को ये बता दें पहले से ही कि आपके पास ये एविडेंस है हमारे पास, ताकि जुगाड़ लगा के। लेकिन जो मेनली अच्छा पहले आप समझते हैं उनका जवाब आ जाए, फिर वो कहें कि जनाब आपने हमसे झूठ क्यों बोला है। नैब जो इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं, ख्वाजा साद रफीक ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, बिना मेरा सो पैरागॉन के कोई ताल्लुक आ गया, फंस गए। फवाद हसन फवाद जो है वो नैब को बयान दे के फंस गए। सर ये पाकिस्तानी कानून है, अच्छा, यहाँ कौन पूछता है? ये वो आप बाहर का कीमा कानून है जो कि है, आपने झूठ आप बोला, कीमा जो है, इन्वेस्टिगेशन में झूठ बोला तो उसकी सजा जुर्म से ज्यादा हो जाती है, उसामा साहब, लिहाजा मेरे लोग पास भी पहले बहुत कह सारी देते हैं इंफॉर्मेशन है। अच्छा हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, फिर कि ना हो सकता। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे मुलजम को फायदा पहुंचे, जिससे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आए, उस चीज आपका ख्याल है नैब के पास सबूत है? नैब आपका ख्याल है नैब के पास सबूत है राना सनाउल्लाह के नैब खिलाफ? ये तरीका उसका है कि वो लेमन के तौर पर अगला मुलजम यार समझाए खैर जिसको तो साहब, पता ही नैब नहीं के है। पास सबूतों के बाद जब नवाज वो- शरीफ के वाले से भी थे, जब वो चीजें जरदारी आप साहब के मुलजम वाले फंसा से भी जाता है। कन्विक्शन तो हुई बाकी नहीं मुलजम से बाबर साहब उसमें पूछते कन्विक्शन जाते हुई है, हैं। मुलजम को वो आप खुद portray मान रहे हैं, करते टीटियां और वो सारा कुछ। मुलजम को नैब लेकिन पोर्ट्रे करता है यार कि उनको समझ पता ही साहब, नहीं है। वो बाहर बैठे हुए हैं। जो नया वो तो अलग बात है ना, यहाँ जो दाल नया की सजा मुलजिम तो तो वैसे ये क्रिमिनल माशाल्लाह सारे बाइंड सारे केसेस के डीलिंग में समझते हैं वो भी। नैब ये करता है कि जो उसके पास बंदा जाता है ना, पहली दफा तो वो ये कहता है यार ये तो बड़े मासूम आयुज है, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जब आप लिख के दे रहे हो साहब अभी आपने कहा कि साबित नहीं हो सकेगा, आपने खैर माना, सवाल से आपने कहा कि सवाल राना से सनाउल्लाह ऐसे नहीं कह रहे साबित नहीं हो साहब, सकेगा, आप कह रहे थे प्रोसिक्यूशन दीगर इनके इदारे वो नैब आप के- शब्द फिर आप कह रहे हैं सबूत भी पड़े। आईओज और प्रोसिक्यूटर जितने के पढ़े लिखे हैं ना, जितना कि उनको व्हाइट कॉलर क्राइम का पता है ना, जितना उनको लेटेस्ट टेक्निक सर, का मैं पता है आपको ना बताऊं, कि व्हाइट अच्छा, कॉलर मैं नहीं डिस्क्लोज है। कर दूं, डॉक्टर साहब, ये बंदा हमारे सुन साथ ले, बैठा है, सुन ये ले। बता रहा होता है कि यार इस तरह की बनाओ अच्छा, मुझे चीजें, ये आप नहीं बताओ। बता रहे होते अच्छा, उनको मुझे ये गलत समझ कर रहे हो नहीं है, काम, उनको पता इस तरह कुछ करो, नहीं। इस तरह करो। अगर नहीं, आप उनको मुझे पता बताएं, कुछ खलील साहब, नहीं, एक ठीक है, मिनट, पहले मुझे बताएं, ऐसी बात आप ठीक है। नैब के लोगों की हेल्प नहीं करते? अच्छा, ठीक है, कि तुम मैं गलत कर रहे हो, आप ये किसी जुर्म ने- इसलिए पकड़ा जाएगा। अच्छा सुन ले डॉक्टर साहब, सबूत आप ला आप के सुन देते ले, हैं, फिर सुन वो ले, केस नहीं बना आप पाते। सुन ले हमने दिखाया था इधर, आप पता चला मैं वो आचिमा की सारी फर्दे इंतकाल पैरागॉन में जो ब्राइब थी 32 कनाल। अच्छा, फिर वो मामला- साबित ना कर सके तो अच्छा कौन- मामला नहीं है, मामला ये है, बात सुने डॉक्टर साहब, उसामा साहब, मामला ये है कि आप कह रहे हैं नैब के लोग नायल है, ठीक है उसमें मानते हैं नायल, सियासी भर्तियां भी हैं, प्रोसिक्यूशन के भी हमने हाल देखे, लेकिन आप ये तो माने डॉक्टर साहब कि जो शहबाज शरीफ की पूरी फैमिलियों की टीटियों की तफसील आई, एक लंबी चौड़ी कहानी, एक चीज की ट्रांजैक्शन की तरदीद आई हो, जो शुगर रमजान के वाले से आया, मेरा सवाल जो ये है, मुश्ताक चीनी अच्छा, आई, मेरा जो सवाल ये है, शहबाज मेरा शरीफ साहब सवाल का ये है, निकला, मेरा सवाल हमने ये है, शहबाज का नहीं, निकला, मेरा भी सवाल, नुसरत मेरा भी शहबाज सवाल, का खैर निकला, साहब सुन ले, चैनल खैर 1 के साहब हवाले आप से निकला, अच्छा, खैर साहब, टीटीओ की तफसील आई, कासिम खैर साहब, बिन आए, सुन अरबों तो रुपए की लेना, ट्रांजैक्शन सुने, आई, सुने, सुने, इस पे एक चीज गलत और नैब ने सारी निकाल ली। अच्छा बाबर साहब आपका क्या उसको सवाल है? फिर credit मेरा भी एक दें। सवाल सर है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है, वो कैसे कि- आ गया सब कि कुछ? ये सारा कुछ आता है सामने, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन की बारी आती है, नैब के प्रोसिक्यूटर ये साबित नहीं कर पाते कोर्ट के सामने। अब इसके ऊपर मसला हम क्या तो ये करें? है, उसामा मेरा साहब, तो ये रोला सर पकड़ने वाली बात है ना कि जरदारी साहब, नवाशी साहब, शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद अब इसी बात जितने लोग भी पे पकड़े एक गए। मेरी जस्टिस जवेद इकबाल साहब से बात हुई अभी नैब वो लाहौर के टीटीओ वाले जो है ना, वो तो रिसेंटली नाकाबिल 2 दफा लाहौर नैब में भी बात हुई और तकरीब थी, मैं वहां पे सामने उनके बैठा होता, तो बकायदा प्रोग्राम में हमारा जो लोगो चलता था ना,
ये सारी वहाँ पे लाहौर में तकरीबन, तो सामने बैठा हुआ था और उन्होंने स्पेशली, मैं वहाँ पे मौजूद था, तो उन्होंने मुझे मुखातब कर कहा, जी आप कहते थे केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता। कहते थे हमारा काम है केस बनाना, इन्वेस्टिगेशन करनी, एविडेंस कलेक्ट करनी, उसके बाद उसको कोर्ट के साथ प्रोसिक्यूशन करना किसका काम अब प्रोसिक्यूशन करना भी नैब का काम है। बस वो हमें यही पता तो मेरा है सवाल है। हैं उनके, यही तो मेरा सवाल है। अब मेरी खरल साहब और बाबर साहब, मेरा सवाल, जितनी बेइज्जती सुबह गवर्नमेंट की हुई, ये जो सारा केस था, फिर वो आपने देखा काबीना की कार्रवाई सारी हमने बताई कि 5 तो वजीर आपने बयान बताए, अब उसके बाद दोबारा अगर नैब केस बना रहा है, वो किस इतना खतरनाक था जिसमें सजाए मौत भी हो सकती है, उसके बाद अगर अब ये भी केस अगर साबित ना हो सका, मुझे बताएं फिर क्या होगा? उसमें एक क्या हमारा निजाम, क्या ये हुकूमत, क्या नैब किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाएगा? टेक्निकल जस्टिस और हाई कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कौन सा टेक्निकल जस्टिस है? हमजा शबाज के घर में 2 दिन नैब की टीम बाहर बैठी रही, रिकॉर्ड जाया होता रहा। नहीं, वैसे जो ये सर, जो हाई ये कोर्ट जो के ड्रग फैसले में केस क्या है ना लिखा है? सर, ड्रग केस में अगर आप हाई कोर्ट की पूरी डिटेल्स पढ़ लेना तो सर उसमें लिखा है इंतकामी कार्रवाइयां हमारा सर उसके बाद तो कोर्ट के पास जो ट्रायल कोर्ट तो फिर तो होगा जी, इंतकामी कार्रवाई है, हाई कोर्ट के पास उसको सजा दे सके, वो तो हाई कोर्ट ने तो बड़ा क्लियरली लिख दिया कि इंतकामी कार्रवाई है। तो क्या मुझे ये बताएं, सुपीरियर हुआ है क्या सुपीरियर कोर्ट ऐसी अगर जजमेंट देंगी तो ट्रायल कोर्ट तो फिर वैसे ही तो सर जो ट्रायल कोर्ट बात सही है। जुमला पूरा जो हाई कोर्ट ने कहा है उसका जुमला पूरा सुनिए। उन्होंने कहा जी कि इंतकामी कार्रवाई का कहा, इसके बाद तो सजा हो ही नहीं सकती। लेकिन ये कोई दलील नहीं है, ये उसमें कहा गया दलील नहीं है, लेकिन हमारी तारीख एक रही है। ये नहीं कहा कि इस केस में इंतकामी कार्रवाई हुई है और नजर आ रही है, नहीं ऐसा जजमेंट में ऐसा बात नहीं है। मेरी एक बात सुनो, जजमेंट में ये नहीं कहा गया कि इंतकामी कार्रवाई, वरना तो अदालतों के ऊपर असर आ सकता है। अदालतों ने फैसला करना है एविडेंस की बुनियाद पर, जो आपने प्रोसिक्यूट किया, आपके जो प्रोसिक्यूटर के आर्गुमेंट है उस पर फैसला करना है। जो प्रोसिक्यूटर के पास कुछ कहने को है ही नहीं है, कुछ साबित करने को है ही नहीं है, शबाज की टीटियां सही हैं गलत है, वो सारा काम ठीक है, हमजा शबाज की ठीक है। ये किसने साबित करना है? ये आपने जाके साबित करना है। इस प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट के पलंदे जो है एक प्रोसिक्यूटर ने साबित करना है, जो वहां पर जो कोर्ट के सामने है, जो उसने एविडेंसेस देनी है, ना मैंने देनी है ना आपने देनी है। कितने लोग बाहर गए हुए हैं इलाज के लिए, तो आप मान लें कि फिर नैब जो है इलाज के लिए बाहर जाना सर और चीज है, ये तो नहीं कह सकते उस पर इल्जाम साबित नहीं हुआ। कितने लोग हैं नैब की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है घर बैठे रहे, फिजिकल रिमांड के दौरान प्रोटेक्शन ऑर्डर उनको मिलता है। अच्छा, नैब अपनी मर्जी तफ्तीश नहीं कर सकता। साहब बात ये है कि ब्रेक का वक्त हो गया, अब तो हम पूरी लंगी नैब थी, अब वो बिल्कुल उसको भी उन्होंने उसका भी गला घोंट दिया, बाजू भी काट दिया, टांगे भी काट दी। अब तो एहतसाब वाला मामला तो खत्म हो गया। देखते लाला सलाम के केस में क्या बनता है, एहतसाब वाला मामला तो खत्म हो गया। ब्रेक में उस्मान बुज़दार साहब की उनके लिए नई मुश्किलात पैदा हो गई हैं, अपने ही उनके खिलाफ हो गए हैं। और आज आप लाहौर में देखें इतने बैनर्स लगे हुए हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के भी बैनर्स लगे हुए हैं कि वो इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का इफ्तिताह हो रहा है फैसलाबाद में, तो क्यों जहांगीर तरीन साहब के बैनर लगाए हैं, उस्मान बुज़दार साहब के बैनर लगे हैं? ये यानी जहांगीर तरीन को टास्क सौंपना है कि लोग नाराज़ हो गए 20 लोग, तो हुकूमत गिर सकती है अगर 20 लोग इस तरह ही नाराज़ रहे तो। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। पहले लोग उनकी गवर्नेंस पर सवाल उठाते थे, अब अपने ही नाराज़ हो गए हैं। पहले 15 लोग नाराज़ थे, अब तादाद 20 हो गई है। मकामी होटल में इकट्ठे हुए लोग और MPs हैं और इन्होंने हलफ ले लिया है कि अब हुकूमत का हम साथ नहीं देंगे जब तक हमें एडजस्ट नहीं किया जाता। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जाते। किसी को मुशीर लगाने का था, किसी पार्लिमानी कमेटी में मेंबरशिप देने का, कुछ चेयरमैन बनाने का, इस तरह की बातें थी। तो अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हुकूमत का किसी तरह किसी कानून साजी में साथ नहीं देंगे जब तक वादे पूरे नहीं किए जाते। और 20 तादाद हो चुके हैं की, और 20 तादाद की अक्सरियत से ही खड़ी है बुज़दार हुकूमत। तो खरल साहब, अब ये मनाने का टास्क किसके पास जाना है? जहांगीर तरीन साहब के पास? कभी MQM नाराज, कभी कोई नाराज, कभी मेंगल साहब नाराज, कभी काफ लीग नाराज, अब तो अपनी जमात में जो लोग हैं वो नाराज हो गए। ये टास्क तो जहांगीर तरीन साहब के पास नहीं जाएगा। अच्छा, और ये जो आप 5 से अरकान की तादाद बढ़ा के आप कह रहे हैं 6 रोज़ में ये 20 होगी, जिन्होंने मकामी होटल में एक मीटिंग भी की, आपस में अहद पैमाम भी किए, हलफ भी एक दूसरे से लिए दिए,
और उसके बाद एक को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 का वादा किया गया, किसी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, किसी को वजीर के वादे किए गए। उसमें शेखुपुरा के, विहाड़ी के, हाफजाबाद के, सरगोदा के, बकर के, डीजी खान के, वो अरकान भी शामिल है, 4 उसमें आज़ाद अरकान भी शामिल है। जी जी। लेकिन मैं आपको एक खबर ये दे रहा हूँ कि इन लोगों में से जो बाजार 20 आपस में ऐदो पैमा कर चुके हैं, जी जी, 6 लोग जो हैं अभी तक, मजीद बढ़ रही है तादाद तेज़ी से, वो बुजदार साहब को यकीन दहानी करा चुके हैं कि जनाब महमूद वैसे ही लगाए गए थे। अच्छा। 6 लोग तो वो अभी पेट हैं। इसके बाद 4-5 और लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से कहा कि जी ठीक है, हम वापस होने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो मतलब हमारे आंसू तो पूछे ना, हम पीछे हटने के लिए ताकि कुछ जवाब भी बन जाए। ये सारे उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ये एक ब्लैक मेल का स्टैंड है। नहीं, कोई बाजार नहीं, परेशानी का शिकार नहीं है। डोगर साहब का पॉइंट भी है। अजी बताएं बताएं, मुशीर और ये नहीं मुझे एक बात बताएं कि आज से ठीक 1 महीने पहले तक ये लोग कहाँ थे? ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक, ये 15 लोग, ये 20 लोग, ये को फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई बात सुनी थी आपने? नहीं, इंतजार कर रहे होंगे कि अब वादे पूरे होते हैं। एक मिनट ख्याल साहब, जब उस्मान बुद्दार साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका अपना था, जब कमिश्नर डीजी खान उनका अपना था, कमिश्नर भावलपुर उनका अपना था, कमिश्नर सरगोदा उनका था, कमिश्नर भावलपुर कह रहा, कमिश्नर साहिवाल उनका अपना था, ये सारे ऑफिसर, ताहिर खुर्शीद, और ये एक पूरी चेन थी जो उन्होंने अपनी लगाई हुई थी। उसमें उस वक्त तो ये अफसर कहीं, ये लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। जब से नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उस वक़्त अगर आप देखें कि ये लोग एकदम सरफेस कर गए हैं कि जी हुकूमत जो है हमारे काम नहीं हो रहे, बड़े परेशान हैं। कैबिनेट में भी ये इशू आया, उसमें अबूदार साहब ने 2-3 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी से नाराज़गी का भी इज़हार किया। मसला ये है कि वो तमाम लोग, चाहे वो जो कमिश्नर डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, रावलपिंडी, वो जितने सारे लोग जिनको उठाया गया, और वो सेक्रेटरी जो इनके चहीते थे, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, ख़ास तौर पे DPO रहीम या खान, जिनके ज़रिए से सारे मामला तय पाते थे, वो सारे उठाए गए हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि जी MPs नाराज़ होना शुरू हो गए हैं, MPs जो है खफा हो रहे हैं कि अपना मीटिंग में CM मिनिस्टर पे जो प्रेशर डाल रहे हैं कि जी हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी चीज़ें नहीं, ब्यूरोक्रेसी हमारी सुन नहीं रही। तो ये इनफैक्ट उस्मान बुज़दार साहब, उनकी कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स परेशान हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे हैं। अब ये दबाव काम आएगा जो है, अब वो जो ये उल्टा उस्मान बुज़दार साहब के दबाव काम आ गया। अगली खबर में आपको उस्मान बुज़दार साहब, यार उस्मान बुज़दार के साहब के कहने पे ये लोग खड़े हुए हैं। अब मेरे से आगे बढ़ के चले गए, उनके कहने पे ये लोग खड़े हुए हैं। मैसेज ये है कि जनाब साढ़े काम नहीं हो रहे, साढ़े काम नहीं हो रहे, हमारी 2 नंबरियां नहीं हो रही, रुक गई हैं। मसला ये है, रोला ये है, ये प्रेशर कहीं और बढ़ाया जा रहा है। ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बुज़दार साहब को पसंद नहीं आ रही। ये वो जो उनके मनमाने चहीते अफसर लगे हुए थे, वो अब कहीं नहीं है, वो सारे यहाँ से निकाल दिए गए हैं। अब काम हो रहा है मेरिट पे, अब वो वाले सिलसिले स्टार्ट नहीं है। अब ये जो लोग हैं, ये MPs हैं कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, ये जनाब MPs जो है वो खिलाफ हो रहे हैं। MPs कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, ब्यूरोक्रेसी हमको सुन नहीं रही, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब को प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। बुज़दार साहब कहेंगे मेरी तो सुनते ही कोई नहीं जनाब, चीफ सेक्रेटरी साहब मेरी नहीं सुनते, IG साहब मेरी नहीं सुनते। सर सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, काम जायज हो, लीगल हो तो बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन ये 2 नंबरियां जो है ना, वो अब बंद हो गई हैं। ये जो दुकानदारियां थी ये बंद हो गई हैं। इस पर ये परेशान है ये सारे लोग। और असल कहानी ये कि ये इनकी मर्जी से इकट्ठे हुए हैं। ये जो खबरें लगी हैं ये इनकी मर्जी से लगी हैं, ये लगवाई गई हैं, और मकसद सिर्फ ये था प्रेशर डलवाना ब्यूरोक्रेसी पर, नई एडमिनिस्ट्रेशन पर कि जनाब हमें अकोमोडेट करें। तो फिर ऐसा होगा, आपको क्या लगता है? उसामा साहब बिल्कुल नहीं होगा। मैं कहता हूँ सुबह बिल लेके आए, मैं देखूंगा इनमें से कौन सा MPA बिल पे उस पे वोट नहीं डालता। ये आपको पता चल पहले ही कह रही है उसामा साहब, ये लोग इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। तो ये सिर्फ दबाव है, ये सिर्फ दबाव है। इमरान खान को कहा जाएगा जी हमारी हुकूमत गिर जाएगी, हमारी हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान इतने बेवकूफ नहीं है। इस तरह के स्टैंड जो है ना सारे इंटेलिजेंस इदारे उनके मुतहत हैं।
ऐसी बात नहीं है। कोई इनको खल साहब इनको चाहिए वो कमिश्नर जो साहिवाल से आते हुए 75 लाख का सामान अपनी गाड़ी में डाल के ले आया। इनको कमिश्नर चाहिए डीसी साहब का क्या बट्टू हो, वो तो बेचारा शरीफ उससे खाने का बिल मांग लिया, उसने अपना एटीएम कार्ड दे उसको 5000 रुपए वो इनको चाहिए डीजी खान जैसा वो जो कमिश्नर था जो जिन्हें वहां पर अंधेर डाला हुआ था। इनको यहाँ पर जो सेक्रेटरी थे इनके जो इनके ब्लू आइड थे जो इनके कहने पे जिन्होंने अंधेर डाली हुई थी वो बंदे चाहिए। ये जो बंदे हैं ये जो मेरिट पे काम कर रहे हैं ये नहीं चाहिए। तो इमरान खान साहब मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लोग कर रहे हैं ना ये आप अपनी आंखें खुली रखें। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी बड़ा अच्छा काम कर रही है इस टाइम, उसको करने दें। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो रही है, पंजाब की गवर्नेंस बेहतर हो रही है और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है इसको मौका दिया जाए काम करने का। ठीक है, मान लेता हूं मैं आपकी बात, लेकिन फिर भी अगर ये लोग ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने ये कह दिया जी हम तो नून लीग से जाके मिल रहे हैं, तो फिर वो क्या? नून लीग तो कहीं है किधर नून लीग बेचारी? सर वो तादाद तो 20 ही चाहिए। नून लीग तो डिसमेंटल होकर बैठी हुई, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा कोई बाहर गिरा। की जरूरत नहीं है ये जाएं, ये कुछ नहीं करेंगे। ये उस्मान साहब सिर्फ खुद कर रहे हैं, ये खुद करवा रहे हैं। ये वो जो आप समझ रहे हैं ये उस तरह से नहीं है। तो सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एमपीए तो होता ही इस काम के लिए। वो कहता है कि अगर डीपीओ फलां बंदा मेरे काम नहीं कर रहा तो मैं एमपीए फिर किस लिए बनाऊं? सीएम के जायज काम लेके आए, सारे जायज काम होंगे। जो जायज काम है जो जेन्युइन काम है वो तो हो रहा है, वो तो रुक ही नहीं रहा। वो तो शहबाज की बात मुझे याद आती है, वो जो लेटर उसने लिख कर दिया था। अब अगर आप ये कहें कि जनाब अब ये कहें कि जनाब जो पहले होता था कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जनाब ट्रांसफर पोस्टिंग पे बैन था, वहां से अफसरों की तैनाती होती थी, वहां से चहेते लोग जो थे उनको लगाया जाता था और सारा वहां से मामला तय पा रहे थे। अगर अब वो नहीं हो रहा तो वो तो फिर नहीं हो सकेगा। अब मेरा ख्याल है कि वो नहीं हो सकेगा, वो अब मुश्किल है। हाँ पॉलिटिकली अगर जो जेन्युइन चीजें हैं वो नहीं रुकेंगी, वो होती रहेंगी। अच्छा ये बताइए कि जो इमरान खान साहब आज भी ब्यूरोक्रेसी के लोगों से उनका खिताब था, मैं देख रहा था उसका कुछ हिस्सा, तो आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है ब्यूरोक्रेसी में कि जनाब बाकी हुकूमत एक तो नैब से बचाव के लिए उन्होंने शील्ड कर दिया जी उनको, फिर आप ये वो कह रहे हैं कि इस तरह कि अगर बाबर साहब की खबर सही है कि वो आप भी कह रहे हैं कि जनाब ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो फिर तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को जी हमारे पास सियासी रसूख खत्म हो गया। नैब कह चुके हैं पहले भी कि 17 ग्रेड के ऑफिसर से लेकर उससे जितने भी बड़े ऑफिसर हैं उसको गिरफ्तार करने से इंक्वायरी से पहले मुझसे इजाजत ली जाएगी, जब तक नहीं उसको किया ब्रेक का टाइम हो गया। तमाम डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को कि एमपीएस आए, एमएनएस आए, उनको एहतराम से बिठाएं, उनके जायज काम करें, उनका जायज काम नहीं रुकना चाहिए। तो अब मसला ये कि अगर आप चाहें कि करप्ट किस्म का कोई बंदा जो है उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए, वो नहीं होनी। अच्छा जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे अबू धाबी के वली अहद पाकिस्तान और कितना अहम था। ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला यूएई के वली अहद का दौरा पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है, खास तौर पर जबकि अभी कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था और सभी ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इस तरह की स्टेटमेंट ऑफिशियली तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जो पाकिस्तान ने फैसला किया आखिरी वक्त में कि कोलंबपुर समिट में पाकिस्तान नहीं जा रहा, जबकि जिन लोगों ने इसके बारे में सोचा था, नज़रिया लेकर आया, विजन लेकर आया, उनमें पाकिस्तान, इमरान खान शामिल, लेकिन चूँकि कुछ मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनमें यूएई और सऊदी अरब हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। अब जिस तरह से इंटरनेशनली और फिर कौमी सतह पर भी मुल्क की एक जो समझे कि शर्मिंदगी हुई कि आखिरी वक्त में आप किस तरह नहीं जा रहे, तो उसके लिए ये दौरा भी बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। तो खरल साहब, अब लगता है कि वो जो बात हुई, फिर तैयब उर्दवान साहब का बड़ा सख्त बयान आ गया कि जी पाकिस्तान पर दबाव डाला गया था कि हम लोगों को वापस भेज देंगे जो हम लाजमतें कर रहे हैं, $5 अरब पाकिस्तान की ज़रफ़त के ज़खायर में हमने खवाए हुए हैं, उनकी बात हुई थी। तो उस बयान का असर ज़ायल करने के लिए भी दौरा बड़ा अहम था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और कोई दबाव वाला मामला नहीं है, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, दिफाई माशी सतह पर दोनों मुल्कों के साथ। तो लगता है कि अब वो सी पैक हो, पाकिस्तान की मईशत हो, उसके लिए तो ये दौरा बड़ा अहम था। देखो उसामा साहब, सऊदी अरब के जो नए वज़ीर ख़ारिजा हैं फैसल बिन फरहान अल सऊद,
उनका पाकिस्तान में हालिया जो दौरा, और उसके बाद अबू धाबी के वली अहद जो है शेख ज़ैद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, जो अगर देखा जाए रूसी टुडे जो है टीवी है बकायदा, उसकी जानब से एक अरब दुनिया के 2019 के सबसे जो बासर शख्सियत है इनको करार दिया गया था। उनका पाकिस्तान के अंदर दौरा, और इसके साथ बात की जा रही है जो मलेशिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ, जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नहीं गए थे और वज़ीर ख़ारजा भी नहीं गए थे, कोई भी नहीं गया। और इस तनाज़र के हवाले से अगर देखा जाए तो इसको इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा सकता है। देखिए, यही इमरान खान मौजूदा जो हुकूमत के वज़ीर आज़म है, PTI की हुकूमत है, UAE ने आलमोस्ट मेरे $3 अरब अब तक आ चुका है, और मुख्तलिफ जो इन्वेस्टमेंट की आपस में सरमायाकारी है। सऊदी अरब की जानब से $3 अरब से ज़ायद आपको पेमेंट है, फिर डेफर्ड आपकी पेमेंट आयल के हवाले से, और बहुत सारी आपके साथ $20 अरब की इन्वेस्टमेंट का कैश, रोज़गार के मौके हैं, इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, और आपके जो मुख्तलिफ जो हाजियों के हवाले से कॉस्ट का क्या होगा, UAE ने आपको पता है ये सिविल अवार्ड भी दिया मोदी को। तो अब मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो अहमियत है वो इस चीज़ का अंदाज़ा है कि रीजन के हवाले से, खित्ते के हवाले से, इस्लामी दुनिया के हवाले से, ये बात सही है कि ये ममालिक चाहते हैं पाकिस्तान दूर ना जाए, पाकिस्तान के साथ है। जो अहमियत है जाने के ना जाने के बावजूद भी वो यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट। मसला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल हुआ है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी कल पेट्रोल महंगा हुआ है, गवर्नमेंट जो है वो बेबस है, गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है। मलेशिया में ना जाना, मुझे पता है कि इमरान खान के लिए ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुश्किल फैसला था, हालांकि उसका ड्राफ्ट उन्होंने खुद तैयार किया, उसमें वो तजवीज़ उन्होंने खुद दी थी, और वो ये चाह रहे थे, वो उनकी ये अभी भी ये सोच है कि हमें ये करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट तगड़ा मुसलमान ममालिक का ब्लॉक होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आपकी इकोनॉमी इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है। हम सऊदी अरब हमें माली इमदाद दे रहा है, UAE हमें माली इमदाद दे रहा है, अब मुझे बताएं कि पैसे हम उनसे ले रहे हैं और उनके खिलाफ कैसे चले जाएंगे। अगर हम उनके खिलाफ जाते हैं तो क्या तुर्की और मलेशिया इतना पैसा हमें दे सकते हैं, पेट्रोल दे सकते हैं? जज्बाती फैसले करना बड़ा आसान है, जज्बाती फैसले करने के बाद जब भूख पड़ेगी, जब आगे बुरे हालात हैं, इतना कुछ आने के बावजूद हमें बेताशा इकोनॉमिक मसाइल का हम शिकार हैं। सर इतना तो हो सकता है कि OIC की तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, कोई इजलास कश्मीर पर हो जाए, वो होगा ही है। ये जो नाइजर में हो रहा है इजलास, ये पाकिस्तान को इसमें गारंटी दी गई है कि कश्मीर के हवाले से अरब वर्ल्ड जो है अब वो अपना स्टांस बदलेगी, इंडिया पे प्रेशर बढ़ाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट दी जाएगी। ये इसमें है, ये जो दौरे किए जा रहे हैं, जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं, आज जो है UAE के जो हेड हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो इसमें यही मामलात हैं कि आने वाली OIC में पाकिस्तान का जो स्टांस है कश्मीर पर, उसकी भरपूर अक्कासी की जाएगी। और पाकिस्तान जो है, और अब ये OIC को भी पता है कि अगर हमने इन इश्यूज पर स्टैंड ना लिया, अगर हमने तगड़ा रिस्पॉन्स ना दिया, तो फिर OIC की अहमियत पहले ही गिर रही है और गिर जाएगी। सर हमने बड़ी तनकीद की OIC पे, लेकिन खैर साहब एक बात है कि जब ये 27 फरवरी का जो वाक़या है उसमें इन दोनों की स्टेटमेंट पाकिस्तान के हक में थी। उन्होंने कहा कि जी ये चूंकि एस्केलेशन उधर से हो रही थी, जारियत भारत की तरफ से हो रही थी, तो इनका यही दोनों ममालिक का था कि जारियत नहीं होनी चाहिए, तो उसमें भी इन्होंने पॉजिटिव रोल अदा किया था। उस पर बहुत बड़ा ये वार्ड देना चाहिए। अगर इतनी स्टेटमेंट, मामला ये कि इतने 52 के करीब ममालिक हैं इस्लाम में, अरबों की पॉपुलेशन है, इतना बड़ा। चले देखते हैं अभी ये OIC का जो अगला इजलास होता है उसमें किस हद तक जो बाबर साहब कह रहे हैं कि उसमें स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आती है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।